हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन नीट का। अभी फर्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में दिया है, अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट पिक आउट द एलिमेंट और एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमें यहाँ से फाइंड करना है किस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए, वैनेडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 4s2 3d3। क्रोमियम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। अगर मैं Mn की बात करूं तो हो जाएगा 4s2 3d5। और कॉपर के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 4s1 3d10। और लास्ट वन जिंक के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d10। अब हमें क्वेश्चन में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा है, तो मुझे इन सभी में से पहले एक इलेक्ट्रॉन को तो निकाल ही देना पड़ेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें क्रोमियम के बारे में तो ये हो जाएगा 4s0 3d5। और कॉपर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 4s0 3d10। इन दोनों में ही लग रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो सकती है। अब इन दोनों में से किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है उसके बारे में बात करें तो 3d5 के बारे में समझे तो ये हाफ फील्ड है, और 3d10 के बारे में समझे तो ये फुली फील्ड है। और फुली फील्ड होने की वजह से इसमें से अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका आंसर हमें मिलेगा कि ऊपर का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर बन के सामने आएगा दिल्ली। सेकंड वन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूछा है। तो फर्स्ट वन कंडीशन में Mg+2 आयन दिया है मुझे। सेकंड वन है Ti+3। थर्ड वन है वैनेडियम+3। और फोर्थ वन है Fe+2। अब इन सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा नियॉन की तरह। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। टिटेनियम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1। वैनेडियम+3 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2। और Fe+2 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर निकल के सामने आएगा Fe+2। 48 नंबर के सवाल में देखें तो एन एसिडिक solution contain Cu+2, Pb+2 and Zn+2. If hydrogen sulfide gas is passed through the solution, the precipitate will contain. Okay. अब हमें क्या करना है, H2S में से Cu2+, Pb+2 और Zn+2 को पास करना है। और बोला है कि इसमें से कौन से कंडीशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। मैं बात करूँ अगर Cu+2 रिएक्ट विथ H2S तो ये हो जाएगा Cus+2H+ हो जाएगा। ये Cus के ब्लैक पीपीटी देगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर Pb+2 के बारे में बात करें तो ये H2S के साथ रिएक्शन करके PbS बना देगा, +2H+ हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो भी ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन अगर बात करें Zn+2 की तो वो H2S के साथ रिएक्शन करके सॉल्यूबल हो जाता है। तो यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ZnS बनेगा जो वास्तव में वाइट दिखता है, प्रेसिपिटेट दिखता है, लेकिन वो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन ऐसी ही बनी कि इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और रहेंगे। तो Cus के प्रेसिपिटेट बनेंगे तो PbS के प्रेसिपिटेट बनेंगे
और वो सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेंगे। जहाँ तक बात करें जेड की, तो वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा CuS एंड PbS। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में गिवन है पायरोल्यूसाइड इन MnO2 इज यूज टू प्रिपेयर KMnO4। जो पायरोल्यूसाइड नामक जो और होता है उसका यूज़ हम KMnO4 के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। वो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट में MnO2 का रिएक्शन करके MnO4-2 मैंगनेट बनता है, और सेकंड स्टेप में उसका ऑक्सीडेशन होके MnO4- बनता है, यानी कि पर मैंगनेट बनता है। अब कंडीशन पूछा है कि 1 और 2 क्या हो सकता है। तो देखिए रिएक्शन में क्या होता है कि MnO2 का मैं रिएक्शन करवाऊँ KOH या KNO3 के साथ, और इसे थोड़ा हीट करवा दूँ, तो यहाँ से उसका ऑक्सीडाइज होगा। ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बनता है, तो यहाँ से हो जाता है MnO4-2, यानी कि मुझे मिलता है यहाँ से मैंगनेट। और इसका मैं अगर इलेक्ट्रोलाइट करवा दूँ, इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन में करवा दूँ, तो यहाँ से बन जाएगा पर मैंगनेट। तो ये तो प्योरली NCERT बेस्ड सवाल है, और ये सीधा आंसर मुझे मिलेगा कि पहले मैं इसका फ्यूज विथ KOH एंड एयर और फिर इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी कि मैं पायरोल्यूसाइड को पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वन कंडीशन, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शो बाय। किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें मालूम है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √n ब्रैकेट में n+2। यहाँ से हमें मालूम है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, अगर D2 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, अगर D3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, अगर D4 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही होगा, D5 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। फिर इससे रिवर्स देखिए कि D6 हो जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा, D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, D7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, D9 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, और अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 0। तो मुझे तो यहाँ से यही फाइंड करना है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किस में है। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो यहाँ से हम देखें तो D5 में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से सीधा आंसर निकल के सामने आएगा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन में दिखेंगे हमें, तो D5 में दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन बात करें कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, Mn+, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, और Fe+2 जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पेक्टिवली हमें दिया है x, y, z, दे आर इन ऑर्डर। तो मुझे इसको भी यही से फाइंड करना पड़ेगा कि भाई किस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं देखूँ अगर Cr के बारे में बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। फिर हम बात करें Mn+ की, तो Mn+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी वही हो जाएगा 4s1 3d5। और हम बात करें Fe+2 की, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d6, 4s0 और 3d6। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 6, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। और हमें रिस्पेक्टिवली दिया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट x है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट x है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट y है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट z है। तो यहाँ से मैं मालूम पड़ रहा है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y, और z में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी z में कम। तो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, z में सबसे कम और x और y में इक्वल है, तो आंसर निकल के सामने आएगा ये z लेस देन x इक्वल टू y। नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
मुझे दिया गया है कि भैया विच शो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द बाइवेलेंट आयन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो भी एलिमेंट है उसकी बाइवेलेंट आयन कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम किसका है। ये सभी सवाल शायद मैग्नेटिक मोमेंट पर बेसिस पर ही है, पर वो कॉन्सेप्ट अगर हमें आता है तो ये क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो फर्स्ट वन ऑप्शन मुझे दिया गया है Fe+2, सेकेंड वन ऑप्शन में है CO+2, थर्ड वन ऑप्शन में मुझे गिवन है Ni+2 और फोर्थ वन में मुझे गिवन है Mn+2। तो सभी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही हम लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम मालूम कर लेंगे। तो ये Fe+2 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। ये CO+2 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7। ये Ni+2 है, सभी बायोवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो 3d8 हो जाएगा। और Mn+2 के बारे में बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने आगे भी देखे तो इसमें कितने हो जाएगा 4, ये कितने हो जाएंगे 3, ये 2 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा Mn+2 में मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। Mn+2 में मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। तो हम जानते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस हम इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम लुईस एसिड मानते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही फाइंड करना है कि किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो मोर डेफिशिएंसी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बात करें Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है, Fe+2 है, Fe+3 है और Fe+ है। तो सीधा मालूम पड़ रहा है कि Fe+3 में डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो Fe+3 को हम बोल सकते हैं कि उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड मान सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है Fe+3 क्या है, तो Fe+3 मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखा रहा है। ओके, और हमें मालूम है लुईस एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख रहा हूँ, अभी जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि लुईस एसिड किसे मान सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, जो लोन पेयर एक्सेप्टर बढ़िया हो। और कौन लोन पेयर बढ़िया तरीके एक्सेप्ट कर सकता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा Fe+3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में देखिए तो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्सिबिट बाय द एक्टिनोइड देन बाय द लैंथेनोइड्स, द मेन रीजन फॉर दिस। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें बताया गया है कि मोर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनोइड में पाई जाती है लैंथेनोइड के कंपेयर में। तो उसका मेन रीज़न क्या मान सकते हैं। तो देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि एस ब्लॉक की कंपेयर में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या रीज़न बोलते हैं हम कि भैया जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें एस और बाद में अंदर जो भराने वाला पी है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है, जो ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है। लेकिन अगर हम उसके पास से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो वो ईजिली नहीं निकलता, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है।
लेकिन अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात करें तो उसमें जो भराने वाला एस है और भराने वाला जो डी है, इनर भराने वाला, तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो थोड़ा कम है, और इसी वजह से वहाँ पे एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे शो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि एक्टिनोइड श्रेणी, सॉरी एक्टिनोइड जो सीरीज है उसमें लेंथेनोइड के कंपेयर में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो उसके पीछे का वही रीज़न हो सकता है कि लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल देन बिटवीन 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स, जो एनसीईआरटी से हम बोल सकते हैं और समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फ्लूमिनेटिंग गोल्ड इज, ओके। अब फ्लूमिनेटिंग गोल्ड क्या है उसके बारे में पहले तो थोड़ा समझ लें कि फ्लूमिनेटिंग गोल्ड यानी कि वो एक ऐसी कंडीशन है कि उसको गोल्ड को हाईली अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है, फॉर्म होता है। और ये फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो गोल्ड का रिएक्शन करवाते हैं हम एमोनिया से। जब गोल्ड एमोनिया से रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है AuNH2NH, और उसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ AuN2H3, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्लूमिनेटिंग गोल्ड, ओके। तो फ्लूमिनेटिंग गोल्ड इज AuNH2NH, ओके। अब बाकी के जो ऑप्शन है उसमें भी देख लेते हैं। तो AuCl3 क्या है, तो AuCl3 रेडिश कलर का एक सॉलिड होता है, वो वाटर सॉल्यूबल होता है। और Au2S क्या है, तो वो डार्क ब्राउन कलर का एक कंपाउंड होता है, वो भी वाटर सॉल्यूबल होता है। और अगर HAuCl4 के बारे में बात करें तो टोनिंग फोजिनिंग फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो फ्लूमिनेटिंग गोल्ड कौन सा है, तो AuNH2NH को हम फ्लूमिनेटिंग गोल्ड मानते हैं। नेक्स्ट वन कंडीशन, a solution of a metal ion when treated with Ki gives a red precipitate with dissolved in excess potassium iodide to give a colorless solution. Moreover, the solution of metal ion on treatment with a solution of cobalt-2 thiocyanate gives rise to deep blue crystalline precipitate. The metal ion is, okay, यहाँ पे बोला है कि कोई ऐसा मेटल है जिसका हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रेड पीपीटी बनाता है, फिर ज़्यादा रिएक्शन करवाते हैं हम तो वो डीप ब्लू क्रिस्टलाइन बनाता है, रिएक्शन करता है कोबाल्ट-2 थायोसाइनेट के साथ। तब तो रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाऊँ, ओके। तो मेरे पास अगर Hg+2 है, उसका मैं रिएक्शन करवा दूँ 2I- के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से फॉर्म होता है Hgi2 और ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, ओके। अब अगर मैं Hgi2 की मोर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ से बन जाएगा Hgi4-2 और ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो पहले जो स्टेटमेंट है उससे ये पता कर सकते हैं। अब उसका रिएक्शन मैं करवाऊँ कोबाल्ट-2 थायोसाइनेट के साथ यानी कि COSCN थ्राइस के साथ, तो यहाँ से बन के सामने आता है Hg2+ के साथ रिएक्शन करवा के ये बन जाता है कंपाउंड, वो डीप ब्लू क्रिस्टलाइन बनाता है, क्रिस्टलाइन बनाता है। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि जो मेटल के बारे में ये चर्चा हो रही है वो Hg+2 आयन के बारे में बात हो रही है, ओके। मर्क्यूरी का +2 आयन है, वो इस तरीके से रिएक्शन देता है। नेक्स्ट वन 57 नंबर का सवाल है, द ट्रांजिशन मेटल विच डू नॉट फॉर्म एमालगम आर, ओके। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एमालगम नहीं बनाता है, तो ऑप्शन में जो गिवन है उसमें से एक तो ट्रांजिशन है ही नहीं, डू नॉट फॉर्म एमालगम आर, ओके। तो देखिए ट्रांजिशन होना चाहिए और एमालगम नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से
तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचे 3, जिंक, कैडमियम और आयरन। अब मैं आपको सीधा बता दूं तो भाई टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन और टेंटुलम, ये जो 4 मेटल है ट्रांजिशन मेटल, डू नॉट फॉर्म एमाल्गम। एमाल्गम, ये चारों मेटल है जो मर्क्यूरी के साथ मिलके एमाल्गम का फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा Fe। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 57 नंबर का सवाल। द 58 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ओके, फर्स्ट वन कंडीशन, Cr+2 ion has greater magnetic moment comparative to CO3+। ओके, देख लेते हैं पहले, शायद यहाँ से ही आंसर बन जाए। ओके, तो फिर से वही बात मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तो मुझे मालूम करना पड़ेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो जाएगी। तो पहले तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए दोनों आयंस का। तो फर्स्ट वन देख लें, एक मुझे दिया है Cr+2, दूसरा आयन मुझे दिया है CO3+। अगर Cr+2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें D4 हो जाएगा, और CO3+ के बारे में बात करें D6 हो जाएगा। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल हो जाएगा। तो अब तो ये कंडीशन क्लियर हो गई कि यहाँ पर तो ऐसा बोला है कि Cr+2 आयन हैज ग्रेटर मैग्नेटिक मोमेंट कंपेरेटिव टू CO3+ आयन, लेकिन ये बात गलत है, हम गलत ही ढूंढ रहे हैं। तो ये बन जाएगा Cr+2 आयन हैज इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट CO+3। ओके, बाकी सभी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयन्स वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयरन। बिल्कुल सही बात है। Lanthanide construction is case of the lower IP of Pb and Sn, वो भी बात सही है। हम ऐसा बोल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से उस पर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट वन है, इफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर 332, 738, 847, 4080, 4958 in kilojoule per mole, then the elements can be of the 15th ग्रुप। यस, सही बात है। जो 4th वाला आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें बढ़िया जंप आ जाता है, तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि ये 15th ग्रुप का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 59, द एक्टिनोइड एग्जिबिट्स मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल देन द लैंथेनोइड, दिस इज बिकॉज। ओके, इसके बारे में बात करें तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने के पीछे का एक रीज़न तो हमने ले दिया, लेकिन अब फिर से क्वेश्चन वास्तव में वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन रीज़न अलग हो सकता है। तो किस तरीके से, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि द 5f ऑर्बिटल एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 4f ऑर्बिटल। ओके, तो ये बात सही है कि भाई जो 5f ऑर्बिटल है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है 4f की कंपेरेटिवली, तो इसी वजह से एक्टिनोइड के ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन, ऑप्शन को देख लेते हैं, द 5f ऑर्बिटल आर मोर बरीड देन द 4f ऑर्बिटल। ये बात तो गलत है। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन 4f एंड 5f ऑर्बिटल इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ये बात भी गलत है। द एक्टिनोइड आर मोर रिएक्टिव देन द लैंथेनोइड्स। ओके, देखिए आपको कुछ इस तरीके से भी मालूम पड़ सकता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होंगे ना वो सही होंगे, लेकिन मुझे तो केवल यहाँ ये फाइंड करना है कि भाई एक्टिनोइड में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीज़न क्या है, मुझे वो रीज़न निकालना है। ओके, हो सकता है कि इसमें से सी और डी भी सही हो सकते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के लिए रीज़न नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 60 में देखें, that the chemistry of lanthanoid is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect। अब ये बोला है कि भैया लैंथेनोइड है उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा डोमिनेट करती है,
उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट वन, द आयोनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीज इन द जनरल विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वो बात तो सही है। लेंथेनॉइड 3 कंपाउंड आर जनरली कलरलेस, ओके ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में लेंथेनॉइड जनरली क्या होते हैं? कलरेड होते हैं। सारे लेंथेनॉइड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जनरली ये कलरेड होते हैं, लेकिन दो ही ऐसे है, लेंथेनम 3+ और ल्यूटेशियम 3+, ये कलरलेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरली कलरेड होते हैं, केवल दो ही ऐसे आयंस है जो कलरलेस हो जाते हैं। ओके, तो मुझे निकालना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट को देख लेते। लेंथेनम 3 हाइड्रोक्साइड आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर, सही बात है। Because of the larger size of the lanthanoid 3 ions, the bonding is its compound is predominantly ionic in character, वो भी बात सही है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट वन कंडीशन 61 नंबर का सवाल देख लेते हैं। द लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, ओके जर्कोनियम रुबिडियम के बारे में नहीं समझा था, जर्कोनियम यट्रियम के बारे में नहीं समझा था, जर्कोनियम जिंक के बारे में नहीं समझा था, लेकिन ये बात सही है, जर्कोनियम और हाफनीशियम का रेडियस सेम हो जाता है। ओके, हम ये पढ़कर आ रहा है, टिटेनियम से जर्कोनियम का साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन जर्कोनियम और हाफनीशियम का साइज़ इक्वल हो जाता है, और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन 62 नंबर का सवाल देख लेते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंथेनॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो उसके बारे में बात करें 62 नंबर के सवाल में। ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज, वो बात तो सही है। नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स एग्जिबिटिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट हो सकती है। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी दे सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज नॉट ईजी, वो बात भी सही है, क्योंकि साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, उसकी वजह से उसका सेपरेशन मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन है, अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन +4 स्टेट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, नहीं ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि एक्टिनोइड के बारे में लेंथेनॉइड के बारे में बात करें तो उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में फॉर्मेशन होता है कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए, वो बात गलत हो सकती है। तो यहाँ से 62 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके, नेक्स्ट वन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, lanthanum hydroxide is the least basic among hydroxide of lanthanoid series। ओके, देखिए इस सीरीज में lanthanum सीरीज में हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, तो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है ये सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाएगा, तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जर्कोनियम +4 एंड हाफनेशियम +4 पोजेस ऑलमोस्ट द सेम आयोनिक रेडियाई, सही बात है, अगर जर्कोनियम और हाफनेशियम का साइज इक्वल है तो उसकी +4 स्टेट का रेडियस भी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, Ce+4 इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, Ce+4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसका यूज़ होता है एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पे, रीएजेंट के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही है, फर्स्ट वन रॉन्ग है, तो आंसर हमारा बन के सामने आएगा 2 एंड 3। ओके, यानी कि बॉम्बे। 64 नंबर का सवाल, there are 14 elements in actinoid series, which of the following elements does not belong to this series? okay, कौन सा लेंथेनॉइड सीरीज से नहीं है? तो फर्स्ट वन यूरेनियम जो लेंथेनॉइड से ही है, नेपच्यूनियम वो भी लेंथेनॉइड से है, थोलियम ये एक्टिनोइड से है, ये भी एक्टिनोइड से है,
ये लेंथेनॉइड से है और ये लेंथेनॉइड से हो जाएगा। फर्मियम ये भी एक्टिनॉइड से। तो मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा एक्टिनॉइड से नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये थूलियम जो है वो एक्टिनॉइड से नहीं है, वो लेंथेनॉइड से है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा टीएम। ओके, नेक्स्ट वन, द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64। गैडोलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? तो गैडोलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s7 5d1 एंड 6s2। ये तो सीधा आंसर बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इफ द मर्क्यूरी is used in cathode in the electrolysis of aqueous NaCl solution, the ion discharged at cathode are। ओके, अब कैथोड पे रिएक्शन करने के लिए दो आयन्स अवेलेबल है, H प्लस है और Na प्लस है। ओके, अब कंडीशन ऐसी होती है कि कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे तो भैया रिडक्शन होता है। ओके, और रिडक्शन किसका होता है, तो पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन तो दो है, क्योंकि हमें एक्वस NaCl का सॉल्यूशन दिया है, तो H प्लस भी होगा और Na प्लस भी होगा। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मर्क्यूरी का रखा गया है। तो अगर मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड है तो हाई ओवर वोल्टेज ज़रूरी रहेगा H प्लस का रिडक्शन करवाने के लिए। तो हम सीधा रीज़न ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिलेगा सोडियम एमालगम बनेगा कैथोड पर, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ किसका रिडक्शन होगा, तो Na प्लस का। क्यों? बिकॉज मर्क्यूरी हैज़ अ हाई ओवर वोल्टेज फॉर द हाइड्रोजन एवोल्यूशन। अगर H प्लस का रिडक्शन करना है तो ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पर, यानी कि Na प्लस का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट वन, the variation of equivalent conductance versus decrease in concentration of a strong electrolyte is correctly given in the plot। ओके, बहुत बढ़िया सवाल दिया है मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि भाई आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट देखिए। यहाँ पे मुझे बोला है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो कम होती जा रही है उन दोनों के बीच में आप ग्राफ बनाए और कौन सा सही होगा वो हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे हम ले सकते हैं लैम्बडा EQ और यहाँ पे कंसंट्रेशन में जो डिक्रीजमेंट आता है वो उसके बारे में। तो पहले हम ऐसा बोल दें यहाँ से कि अगर मैं लैम्बडा EQ वर्सेस अगर कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊँ, मान लीजिए कि कंसंट्रेशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो नॉर्मलिटी मान लो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। ओके, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ऐसा ग्राफ तो यहाँ पर है नहीं, और मैंने ये ग्राफ बनाया वो तो किसके वर्सेस बनाया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का। लेकिन मुझे यहाँ पे मेंशन है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो मुझे ये ग्राफ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि भैया लैम्बडा EQ वर्सेस 1/, नॉर्मलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे किसके तहत आलेख बनाना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से। तो क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे उसमें कटौती बढ़ती जाएगी। ओके, तो हमारा ग्राफ यहाँ से बन के ऐसे सामने आएगा, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम करूँगा वैसे वैसे डाइल्यूट होगा, वैसे वैसे लैम्बडा EQ बढ़ेगा। तो जो इनिशियल कंडीशन में उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले, लेकिन फिर जाके डाइल्यूशन करने पर भी कंसंट्रेशन में उतना ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। तो ये ग्राफ मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए, अगर मुझे ये ग्राफ में पूछा होता कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, तो 101% यही ग्राफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे बोला है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर निकल के सामने आएगा E। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो उसके बारे में हम फार्मूला से सीधा आंसर ला सकते हैं। लैम्बडा EQ इज इक्वल टू कप के क्रॉस 1000
डिवाइड नॉर्मलिटी। ओके, यहाँ पे मेंशन है मोलरिटी, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन हमें मालूम है। तो यहाँ पे जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका लैम्बडा EQ सबसे ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन कम किसका है? 0.005 मोलर NaCl का, यानी कि उसका लैम्बडा EQ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन इन AgA, उसका KSP मुझे दे रखा है 3 × 10⁻⁴ एंड AgB उसका KSP दे रखा है 1 × 10⁻⁴ एज कंडक्टिविटी ऑफ 375 × 10⁻10 Siemens centimeter inverse and limiting molar conductivity of Ag plus and A minus are 60 Siemens centimeter square mole inverse and 80 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Then what is the limiting molar conductivity of B minus? Okay, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं हम, और करना ही पड़ेगा। यहाँ पे दो आयन्स की मुझे कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और तीसरे आयन की मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करें, यहाँ पे मुझे KSP दे रखा है, तो वहाँ से मैं सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ, और अगर मुझे सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा तो वहाँ से मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए, पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या है, तो AgA है। AgA में से क्या बनेगा, तो Ag प्लस बनेगा और A माइनस बनेगा। और Ag प्लस दो जगह से मिल रहा है, दूसरा कहाँ से मिल रहा है, AgB से। AgB से क्या होगा, Ag प्लस बनेगा और B माइनस बनेगा। ओके, यहाँ पे हम ऐसा मान ले कि भैया B माइनस है, उसका कंसंट्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी S2 हो जाएगी। यहाँ पे S माइनस है, उसका सॉल्युबिलिटी S1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी कितना होगा, S1 प्लस S2 जितना। यहाँ पे भी कितना होगा, S1 प्लस S2 जितना। ये बात दिमाग में उतरनी चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँ, मुझे दो KSP का वैल्यू दे रखा है, तो मैं ऐसा कर दूँ, KSP AgA का KSP AgB से एक रेशियो निकाल दो। इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, S1, इसका कितना है, S2। अब मुझे इसका जो वैल्यू है वो गिवन है, KSP AgA का 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, और ये 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ से रेशियो सामने निकल के आएगा 3/1। ओके, तो ये कंडीशन तो ऐसे बन गई कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अपने दूसरा एक रिलेशन निकाल दूँ S1 प्लस S2 के बीच में। अगर दो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो उसके दो KSP का भी सम हो जाएगा। तो KSP, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और KSP अंडर रूट के रिलेशन में है, तो AgA प्लस KSP AgB हो जाएगा। अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो यहाँ से कंडीशन हो जाएगी 4 × 10⁻⁴। दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि ये 3 × 10⁻⁴, ये 1 × 10⁻⁴, यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा 2 × 10⁻⁷। ओके, अब S1 प्लस S2 इज इक्वल टू मिला मुझे क्या, 2 × 10⁻⁷। ओके, अब आगे बात करें तो मुझे फाइंड करना है लैम्बडा B, मतलब B का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ इसको, सॉल्विंग S1 क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 3/2 × 10⁻⁷, और S2 क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁷। ओके, अब मुझे मालूम है कि पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी, K ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू K ऑफ Ag प्लस K ऑफ A माइनस प्लस K ऑफ B माइनस। और अब K कितना होगा, कब तक K कितना होगा,
तो मोलर कंडक्टिविटी से उसका रिलेशन निकाले तो लैम्बडा एम इज इक्वल हो जाएगा कप्पा के क्रॉस 1000 डिवाइड हो जाएगा मोलरिटी। तो कप्पा के कितना होगा, कप्पा के इज इक्वल टू लैम्बडा एम क्रॉस मोलरिटी डिवाइड हो जाएगा 1000। ओके, तो मैं सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा के सॉल्यूशन इज इक्वल टू के ए जी प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमड़ा एम ए जी और मोलरिटी ए जी की, मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी वो जो मुझे मिली है वो मोल पर लीटर में ही मिली है। तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है वो 60 है, क्रॉस उसका सॉल्युबिलिटी जो मुझे मिला वो 2 क्रॉस 10⁻1000 से डिवाइड कर दो तो -10 हो जाएगा, प्लस ए माइनस का हो जाएगा 3/2 क्रॉस 10⁻10, बी का हो जाएगा 1/2 क्रॉस 10⁻10, और मुझे उसका लैम्बडा नॉट भी निकालना है, बी माइनस का निकालना है। ओके, तो यहाँ से इस पूरे ओके के सॉल्यूशन का मुझे दिया है, गिवन है 375 क्रॉस 10⁻10, यहाँ से 10⁻10 कट जाएगा सभी में से। ओके, तो ये फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 120 प्लस लैम्बडा नॉट बी माइनस बाई 2। ओके, तो यहाँ से मैं निकालूँ लैम्बडा नॉट बी माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 270 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है लेकिन सॉल्व हो जाएगा सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ओके, नेक्स्ट वन फिर से कैलकुलेशन वाला ही सवाल है, क्योंकि डी ब्लॉक में हमने एक भी कैलकुलेशन किया नहीं है, सीधा आंसर निकाल रहे हैं एनसीईआरटी से, और इलेक्ट्रो में हम सभी में कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का एवरेज बन के सामने आएगा, तो पेपर का लेवल भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अब क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड X was placed in buffer solution of sodium acetate and acetic acid. Next one information दी है in ratio of A and B, and another hydrogen electrode Y was placed in buffer solution sodium acetate and acetic acid. उसका रेशियो दिया है मुझे B और A. If the reduction potential value for the two cell are found to be E1 and E2 respectively, with respect to standard hydrogen electrode, the pK value of the acid can be given as. Okay, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत सहारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का भी लेना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हम मालूम करेंगे। दोनों को साथ में मिला के हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो अगर जिसका केमिकल इक्विलिब्रियम कमज़ोर है उसके लिए तो ये सवाल थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वन हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन आता है जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें। तो हेंडरसन हैसलबर्ग जो इक्वेशन है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें बफर सॉल्यूशन के बारे में, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि मुझे तो दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे और उसमें दोनों का अलग अलग रेशियो दे रखा है। तो मैं निकालो पीएच 1 इज इक्वल टू हो जाएगा पी के प्लस लॉग, पहली कंडीशन में एसिड और जो सॉल्ट है उसका रेशियो गिवन है मुझे ए और बी, ए बाय बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कंडीशन में जो रेशियो गिवन है वो हो जाएगा बी बाय ए। ओके, अब मुझे मालूम है कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.059 पीएच जितना। तो इन दोनों इक्वेशन का जो
वैल्यू उसको मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का। फिर वहाँ से मैं रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू -0.059, ब्रैकेट में मैं लिखूँ पी के प्लस लॉग ए डिवाइड बी। E2 मेरा हो जाएगा -0.059 पी के ए प्लस लॉग बी डिवाइड बाई। अब मैं दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का सम कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा -0.059, और इन दोनों को मिलाए तो हो जाएगा 2 पी के ए प्लस लॉग ए डिवाइड बी प्लस लॉग बी डिवाइड ए। इन दोनों का सम करने से इक्वेशन बन के सामने आएगा। अब हम बात करें इसको थोड़ा सॉल्व करें तो -0.059 क्रॉस 2 pk प्लस लॉग ए डिवाइड बी क्रॉस बी डिवाइड ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, लॉग 1 बचेगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल हो जाएगा -0.059 क्रॉस 2 pk। अब मुझे क्या निकालना है, pk निकालना है, pk वैल्यू निकालना है। तो pk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E1 प्लस E2 डिवाइड 0.118, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा इससे, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर निकल के सामने आएगा 0.118। क्लियर? ओके, तो यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे हम चेन्नई। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, ये 0.059 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पी के सॉल्व करने से यहाँ पे हो जाएगा 0.118। ओके, नेक्स्ट वन सवाल देखें 71 नंबर का। इसमें भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये बैक टू बैक सवाल कुछ कैलकुलेशन वाले मिले हैं हमें। कंसिडर द रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर। गोल्ड को उसके ओर से जब निकालते हैं तब इसका फॉर्मूला दिया गया है हमें, और उस डेटा का हमें यूज़ करके टोटल रिएक्शन का डेल्टा G0 मुझे निकालना है, और उसके लिए मुझे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो सभी का यूज़ करके हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये गिवन डेटा है, इन सभी रिएक्शन को हम कैसे अरेंजमेंट करें तब जाके ये पहला रिएक्शन हमारा बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे EU है ना, वो रिएक्टेंट के साइड में है, और EU प्लस जो है वो प्रोडक्ट की साइड में है। तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, जो सेकंड वन इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा उल्टा कर दूँ, तो ये हो जाएगा AU गिव्स AU 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो पोटेंशियल है अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हो जाएगा -1.5 वोल्ट। ओके जी, नेक्स्ट वन कंडीशन की बात करें, दूसरा इक्वेशन जो है उसको ऐसे ही रखते हैं हम, AU 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives AU प्लस, इसका पोटेंशियल मुझे दे रखा है +14.4 वोल्ट। ओके, और जो मुझे ये फर्स्ट वाला रिएक्शन दिया है उसको अगर मैं हमारे पूरे रिएक्शन के साथ कंपेयर करूँ तो लग रहा है कि 1/4 से डिवाइड किया है।
तो मैं रिएक्शन को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 O2 प्लस 1/2 H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स OH माइनस। इसका E नॉट तो चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा प्लस 0.41 वोल्ट। ये जो गिवन वैल्यू है उन सभी को मिला के हम यहाँ से निकाल सकते हैं पूरे रिएक्शन का डेल्टा G नॉट। ओके, लेकिन देखिए ये मुझे स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं दिया है, मैंने गलती से इसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इन सभी को हम मिला दें अगर, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, U+3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो फर्स्ट वन रिएक्शन मुझे दिया है उस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इन रिएक्शन का सम करें तो इसके पोटेंशियल का हम सम नहीं कर सकते, लेकिन उसके गिब्स एनर्जी का जो डिफरेंस है उसका हम सम कर सकते हैं। तो इन सभी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डेल्टा G में। तो इसको अगर मैं E1 बोलूँ, इसको E2 बोलूँ और इसको E3 बोलूँ, तो मैं बोलूँ तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 इज इक्वल टू होता है माइनस NF E नॉट। डेल्टा G1 इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू जो माइनस NF E सेल, यानी कि अब तो यहाँ पे E1 भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं E1 ही लिखूँ तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये हो जाएगा E1। अब वैल्यू पुट करूँ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं 3, तो -3। F को हम F के फॉर्म में ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में हम F के फॉर्म में ही दिया है। E के बारे में बात करें तो हो जाएगा -1.5। तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा +4.5 फेराडे। ओके, डेल्टा G1 का वैल्यू बन जाएगा +4.5 फेराडे। अब डेल्टा G2 के बारे में अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 F क्रॉस 1.4, इसका आंसर हो जाएगा -2.8। थर्ड वन डेल्टा G3 हम निकाले तो यहाँ से हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा -1 क्रॉस F क्रॉस 0.41, तो ये हो जाएगा -0.41। इन सभी को मिला के मैं टोटल डेल्टा G निकाल सकता हूँ। डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, सभी को मिला है तो हमारा आंसर निकलता है डेल्टा G का। डेल्टा G हो जाता है 1.29, डेल्टा G बनता है 1.29। ओके, अब मुझे तो डेल्टा G नॉट निकालना है, तो अब थोड़ा बहुत सहारा मुझे थर्मोडाइनेमिक्स का भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो डेल्टा G का फॉर्मूला डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम उसे Kc मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिया है उसका कांस्टेंट Kf इज इक्वल टू x, तो वहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे हम। लेकिन मुझे तो डेल्टा G नॉट निकालना है, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G माइनस RT ln x। ओके, क्योंकि उसका वैल्यू मुझे x दिया है जो मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा G का वैल्यू कितना, +1.29 माइनस क्या हो जाएगा RT ln x। ओके, डेल्टा G का G नॉट का वैल्यू मुझे मिलेगा +1.29 माइनस RT ln x। ओके, ऑप्शन में मुझे थोड़ा बहुत उल्टा करके लिखा है, तो ये हो जाएगा -RT ln x प्लस 1.29, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर, आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट वन, फॉर द सेल, एक मुझे कंसंट्रेशन सेल दिया है जो कि एनोड के तौर पे भी हाइड्रोजन सेल रखा गया है और कैथोड के तौर पे भी हाइड्रोजन सेल रखा गया है, और उसके मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब हम मानते हैं कि कंसंट्रेशन सेल का E नॉट सेल तो 0 हो जाता है, तो मुझे इसका E सेल निकालना है, और E सेल निकालने के लिए इसका सीधा फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, और वो सबको मालूम होना ही चाहिए क्योंकि इस फार्मूले से बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करते हैं। pH कम होगी, ज़्यादा होगी, प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, उस तरीके से।
तो मैं इसका सीधा फार्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर कि फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू, अगर दो हाइड्रोजन सेल दे रखी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग C1 अपन C2 का स्क्वायर P2 अपन P1। ओके, इस रिएक्शन के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे अब रिएक्शन में जो गिवन है उससे मैं फाइन कर लूँ तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा P1, जो 0.4 है वो हो जाएगा P1 और 0.1 है वो हो जाएगा P2। वैसे तो हम मेंशन कर ही लेते हैं ऐसे फार्मूला बनाते वक्त। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 0.059/2 लॉग C1 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10⁻⁻1। पाई क्या लिखूँ 10⁻⁻2, क्योंकि pH से मुझे उसका कंसंट्रेशन मालूम पड़ जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, किसी को अगर pH से कंसंट्रेशन मालूम नहीं पड़ रहा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसका H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ माइनस pH। तो वहाँ से जो भी pH होता है वो 10⁻² हो जाता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻1/10⁻², का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.1, P1 P2 दे रखा है और P1 का वैल्यू 0.4, P2 का वैल्यू 0.1 है और P1 का वैल्यू 0.4 है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 0.059/2 लॉग, ये हो जाएगा 10⁻² प्लस 0.1/0.4। इसे मैं आगे सॉल्व करते जाऊँ 0.059/2 लॉग 100 डिवाइड हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0.059/2 लॉग 25 और यहाँ से आंसर बनेगा मेरा 0.059/2 लॉग 2.5 का मैं लॉग सीधा लिख दूँ यहाँ पे तो हो जाएगा 1.39। ओके, तो ये हमारा आंसर बन के सामने आएगा -0.041। ये आंसर हो जाएगा -0.041। ओके, सीधे फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा ये चेन्नई। नेक्स्ट वन है 73 नंबर का क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 molar solution of an electrolyte cell was found to be 50 ohm if the electrode in the cell are 2.2 centimeter apart and have area 4.4 centimeter square, then the molar conductivity of the solution is। मुझे ये जो सेल दिया है उसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो मुझे अगर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला है कि अगर मुझे कप्पा के अगर मेरे पास है तो मैं मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकता हूँ। लैम्बडा m इज इक्वल टू कप्पा के, अगर कप्पा के सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूँ मोलारिटी। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मोलारिटी है S1, लेकिन कप्पा के मेरे पास नहीं है। तो मेरा पहला स्टेप हो जाएगा मैं कप्पा के निकाल दूँ। तो उसके लिए मैं अलग से कैलकुलेशन करूँ, कप्पा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r क्रॉस L/A। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये k इज इक्वल टू G इंटू G स्टार से बना हुआ फॉर्मूला। R का वैल्यू मुझे दे रखा है, कितना है R का वैल्यू, R है 50। ओके, L कितना है 2.2, ये कितना हो जाएगा 4.4। ओके, इसको मैं सॉल्व कर दूँ अगर तो ये हो जाएगा 1/100 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो यही फॉर्मूले में। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 क्रॉस 1000 डिवाइड मोलारिटी कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात तो ये है कि मुझे ये फाइंड करना है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में।
तो हमें मालूम है, अगर से इसको मुझे कन्वर्ट करना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर से सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में तो इस तरीके से गिवन नहीं है, तो हमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.002 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये आंसर है मेरे पास, वो बन जाएगा 0.002 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एच जो वीक एसिड है, इसका सॉल्यूशन है is 10 Siemens centimeter square equivalent inverse and the infinite dilution is 200 Siemens centimeter square equivalent inverse as the pH of HA solution is। इस सॉल्यूशन का मुझे pH फाइंड करना है। तो मुझे क्या दिया है, तो मुझे दो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया है। फर्स्ट वन मुझे लेमड़ा इक्यू भी दिया है और लेमड़ा नॉट इक्यू भी दिया है। इस दोनों चीज़ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा। अब पीएच निकालने का अगर मुझे पूछा है तो मेरे दिमाग में पहले यही चीज़ आना चाहिए कि मेरे को कहीं से भी H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। अब H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए मेरे पास एक ही सहारा है कि मुझे डिसोसिएशन फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। और अल्फ़ा निकालने के लिए हम लेमड़ा इक्यू और लेमड़ा नॉट इक्यू का रेशियो बनाकर निकाल सकते हैं, और वो दोनों चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है। तो मैं यहाँ से लिखूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इक्यू अपन लेमड़ा नॉट इक्यू। अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी दी होती तो मैं क्या करता, लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम, लेकिन यहाँ पर तो मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, तो मैं ये फार्मूला लगा दूंगा। अब मुझे लेमड़ा इक्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू तो है भाई 10, तो ये हो जाएगा 10। लेमड़ा नॉट का वैल्यू कितना है, लेमड़ा नॉट इक्यू की वैल्यू 200, तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा 0.05। अल्फ़ा मिल गया मुझे। अब मुझे क्या है कि भाई मेरे पास अगर कोई एसिड है वीक एसिड, तो डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा H प्लस प्लस A माइनस, और इसका कंसंट्रेशन C है, और इसमें से अल्फ़ा अगर कम होता है तो ये बन जाएगा, इसमें से अगर C अल्फ़ा कम होता है तो ये बन जाएगा C अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा C अल्फ़ा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फ़ा जितना। अब C तो मुझे दे रखा है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन कितना 0.1 जो मेंशन है यहाँ पे, और मुझे अल्फ़ा मिल गया 0.05, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा 0.005 मोलर। H प्लस का कंसंट्रेशन हमें मिल गया 0.005 मोलर। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो pH निकालना है। तो अब तो सीधा फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H3O प्लस का कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है माइनस लॉग, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 क्रॉस 10⁻³ ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 को मैं 3 को मैं आगे ले आऊँ तो वो प्लस हो जाएगा, और मुझे 5 का लॉग निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और माइनस लॉग 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.6990, तो ये हो जाएगा 2.3। यहाँ पे pH का वैल्यू हो जाएगा 2.3। ओके, तो आंसर यहाँ तो बन जाएगा 2.3। नेक्स्ट वन 75 नंबर का सवाल। सवाल में क्या दिया है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट of n butyric acid is 1.6 cross 10⁻⁵. In the molar conductivity at infinite dilution is 380 cross 10⁻⁴ Siemens meter square mole inverse. The specific conductance of the 0.01 molar
एसिड सॉल्यूशन इज, ओके, मुझे कंडक्टेंस कप्पा के निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए हम बात करें तो मुझे के गिवन है, मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैं यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा से मुझे अगर लैम्बडा नॉट एम दे रखा है तो लैम्बडा एम निकालूंगा, और लैम्बडा एम का सहारा लेके मैं कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। ओके, तो देखिए जो भी अगर हमें आंसर निकालना है उसके बारे में पहले फार्मूला दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये होगा तो हम यहाँ से ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन यहाँ पे हम इस तरीके से ही जाए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे निकालना है कप्पा के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कप्पा के का फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। कप्पा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा के इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा एम क्रॉस 1000 क्रॉस मोलारिटी। ओके, अब ये कहाँ से बना है, तो ये फार्मूला ये लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा के डिवाइड 1000 क्रॉस मोलारिटी। ओके, किसी को लगेगा अभी तो पहले आपने सवाल में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 1000 से, अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 1000 से, लेकिन हम एक बात को मेंशन कर रहे हैं कि अगर के का वैल्यू हमें सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सीमेंस मीटर स्क्वायर में दे रखा है, सॉरी सीमेंस मीटर इनवर्स में दे रखा है तो हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये कि मुझे लैम्बडा एम चाहिए। अब लैम्बडा एम मुझे कहाँ से मिलेगा, तो अल्फा से। अल्फा में क्या करूँगा मैं, लैम्बडा एम अपॉन कर दूंगा लैम्बडा नॉट एम। लैम्बडा नॉट एम तो मुझे दे रखा है, तो मुझे लैम्बडा एम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, अल्फा। अब अल्फा के लिए मुझे क्या दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं थोड़ा रिवर्स जाऊँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड सी। ओके, अब जो भी वैल्यू दे रखी है उसे मैं पुट कर दूँ कि 1.6 क्रॉस 10⁻⁵, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01। तो यहाँ से हम पूरा सॉल्व करें इसको तो आंसर आ जाएगा 4 क्रॉस 10⁻²। ये अल्फा का वैल्यू है। ओके, अब मैं इस अल्फा की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ तो, और मुझे निकालना है लैम्बडा एम, तो लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस लैम्बडा नॉट एम। ओके, अल्फा का वैल्यू कितना 4 क्रॉस 10⁻², लैम्बडा नॉट कितना 3t क्रॉस 10⁻⁻4। तो यहाँ से आंसर कितना बन रहा है 1520 क्रॉस 10⁻⁻6। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.520 क्रॉस 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे मीटर स्क्वायर में उसका वैल्यू दे रखा है लैम्बडा नॉट का, इसलिए ये आंसर मुझे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मिलेगा। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ओके, मुझे क्या निकालना है, कप्पा के इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट सॉरी लैम्बडा एम का वैल्यू कितना मिला मुझे 1.5 क्रॉस 10⁻³ 1000 यानी कि 10⁻3। ओके, और कंसंट्रेशन मुझे दे रखा है मोलारिटी कितना 0.01, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से आंसर मेरा बन जाएगा 1.502। देखिए पहले मैं ये निकाल लेता हूँ और फिर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा के का 1.52 क्रॉस 10⁻² सीमेंस मीटर इनवर्स। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप स्टेप से जाए तो शायद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1.52 क्रॉस 10⁻² आंसर बन जाएगा। ओके, चलो कहीं ना कहीं एक सवाल तो डेटाबेस आया है कि जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, हमें पूछा है कि अगर हम लिथियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज़ करके अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन सॉल्यूशन में बचेगा,
पीएच में क्या कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, उसके अराउंड हमें इस क्वेश्चन से कुछ डेटा फाइंड करने हैं, फिर हम उसके कंपेरेटिव कर लेंगे। ओके, तो देखिए इस सवाल में मुझे दे रखा है लिथियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस होगा, Li प्लस होगा, OH माइनस होगा और Cl माइनस होगा। ओके, अब एनोड पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या करने आएंगे एनोड पे, ऑक्सीडेशन। ये क्या करने जाएंगे कैथोड पर, रिडक्शन करने के लिए। अब किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब एनोड पर बात करें तो OH माइनस और Cl माइनस में से Cl2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होके Cl2 हो जाएगा, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे एनोड पे क्या मिला, तो यहाँ पे एनोड पर हमें मिल गया Cl2। अब कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर रिडक्शन की बारी है, तो H प्लस का रिडक्शन होगा, H प्लस का रिडक्शन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। तो दो बातें तो हमारे दिमाग में आ ही गई कि एनोड पर हमें मिल रहा है Cl2 और कैथोड पे मिल रहा है हमें H2। ओके, अब कंडीशन क्या बची कि सॉल्यूशन में भी OH माइनस बचा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट कैथोड POH डिक्रीज होगा और pH इंक्रीज होगा। OH माइनस बन रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इसकी वजह से क्या होगा, तो POH में डिक्रीज होगा और pH इंक्रीज होगा। ये सभी बातों को हमने इस डेटा से मालूम कर लिया। अब हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा सही होगा। Cl2 लिबरेटेड एट द एनोड, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, एनोड पर Cl2 मिल रहा है। लिथियम डिपोजिट इन कैथोड, ये बात गलत है। एज द करंट फ्लो pH द सॉल्यूशन अराउंड कैथोड रिमेन कांस्टेंट, नहीं ये तो गलत बात है, कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाता है। एज द करंट फ्लो pH ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड द कैथोड डिक्रीज, नहीं ये बात गलत है, POH डिक्रीज होता है pH इंक्रीज होता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर बन के सामने आएगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल 77 के बारे में बात कर लेते हैं। 77 में हमें क्या दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SR प्लस Mg2 प्लस SR प्लस 2 Mg इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू दे रखा है और यहाँ से मुझे फाइंड करना है रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुझे E नॉट फाइंड करना है, तो फॉर्मूले से सीधा ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है E नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 डिवाइड एन लॉग KC। ओके, तो मुझे KC का वैल्यू दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.059। एन के बारे में बात करें तो यहाँ पे SR से SR प्लस 2 हो रहा है और Mg प्लस 2 से Mg बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग K का वैल्यू मुझे दे रखा है 2.69 क्रॉस 10⁻12। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. ओके, इसको समथिंग अगर मान लें हम 0.06, तो यहाँ से हो जाएगा 0.03 क्रॉस, ये लॉग में आगे आएगा तो 12 हो जाएगा, बचेगा लॉग 2.69। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर बनने जा रहा है 0.03 क्रॉस 12। ओके, 2.69 का लॉग 0.4297 हो जाएगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 12.4297 और आंसर निकल के सामने आएगा 0.3728 वोल्टेज। ओके, अब ई नोट का वैल्यू बन रहा है 0.3728, ऑप्शन में थोड़ा बहुत गिवन है 0.3667, तो लगभग इक्वल टू के बराबर ही मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3667 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 78 नंबर का। 78 नंबर के सवाल में क्या दिया है उसके बारे में बात करें। अ सिल्वर वायर dipped in 0.1 molar solution saturated with AgCl develop oxidation potential minus 0.2
5 volt. If E naught Ag plus minus 0.799 volt, KSP of AgCl, मुझे प्योर वाटर में AgCl का KSP फाइंड करना है। ओके, उसके लिए मुझे पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे रखा है। अब बात करें तो इसके लिए भी फार्मूला ही है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड n लॉग Ag प्लस का कंसंट्रेशन। जी बिल्कुल, E का वैल्यू कितना दे रखा है, -0.25, E नॉट का कितना, -0.799, ये हो जाएगा 0.059, n का वैल्यू 1 है, लॉग Ag प्लस हो जाएगा। ओके, तो -0.25 प्लस 0.799 इज इक्वल टू -0.059 लॉग Ag प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम फाइन करें तो हो जाएगा 0.549, इसको मैं डिवाइड में लाऊँ, ये हो जाएगा 0.059 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा -9.1330 माइनस इज इक्वल टू लॉग Ag प्लस। Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -9.30, एंटी लॉग की रूल्स के मुताबिक इसे मैं लिख सकता हूँ -10 प्लस 0.70, तो ये हो जाएगा 0.70 का एंटी लॉग 5.011 क्रॉस 10⁻⁻10 मोलर। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन मुझे मिल जाएगा 5.011 क्रॉस 10⁻10 मोलर। ओके साइन, अब मुझे तो KSP निकालना है, तो AgCl इज सेचुरेटेड इन 0.1 मोलर HCl, यानी कि मुझे Cl माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर। तो यहाँ से मैं फाइन कर लूँ KSP का वैल्यू AgCl के लिए। AgCl के लिए KSP का वैल्यू KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस। ओके, तो KSP Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना, 5 क्रॉस 0.11 5.011 क्रॉस 10⁻10 और Cl माइनस का कितना 0.1, तो टोटल मिला के ये हो जाएगा 5.01 क्रॉस 10⁻11, ये हो जाएगा इसका KSP का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हमें आंसर निकल के सामने आएगा 78 में 5.01 क्रॉस 10⁻11। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात करें। ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास मोल्टन Al2O3 एक्वस CaSO4 एंड मोल्टन NaCl। हमें मालूम है अगर एल्यूमिनियम और सोडियम अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रोलिसिस से तो उसका मोल्टन स्टेट ही होना चाहिए, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम हमें मिलता है उसके क्लोराइड से और एल्यूमिनियम हमें मिलता है उसके ऑक्साइड से। ओके, तो यहाँ पर तो केवल आयंस के बारे में अगर हमें मालूम है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं सीधे तौर पे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए हम। ओके, Al2O3 में एल्यूमिनियम का स्टेट क्या हो जाएगा, +3, तो Al +3 है, CuSO4 में Cu +2 है और NaCl में Na+ है।
ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, एल्यूमिनियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा देगा, Cu। और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, Na। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है, क्या कि यहाँ पे 3 फेराडे 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, यानी कि इसमें तो 3 फेराडे पास करें तो मुझे कितना मिल रहा है, 1 मोल। तो अगर 3 फेराडे पास करने से इसका मिलेगा 1 मोल, 2 फेराडे पास करने से यहाँ पे कॉपर का 1 मोल मिल रहा है, लेकिन अगर 3 फेराडे पास कर दूँ तो ये हो जाएगा 1.5 मोल। 1 फेराडे पास करने से यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1 मोल, लेकिन अगर 3 फेराडे पास करूँगा तो यह मुझे मिल जाएगा 3 मोल। तो अब हम रेशियो बनाए एल्यूमिनियम, Cu और Na का, तो वो हो जाएगा 1, 1.5 और 3, 1, 1.5 और 3, तो ये हो जाएगा 1, 1.5 और 3। ओके, नेक्स्ट वन सवाल 80 नंबर का। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium sulfate, if 2.4 liter oxygen at STP was liberated as anode, the volume of hydrogen at STP liberated at cathode would be। okay, अगर मुझे 2.4 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है, उतनी अगर इलेक्ट्रिसिटी में एसटीपी कंडीशन पे पास करूँ तो मुझे H2 कितना मिलेगा। तो मुझे मालूम है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होकर मुझे O2 मिलता है और कैथोड पे पानी का रिडक्शन होकर मुझे क्या मिलता है, H2 मिलता है। तो पहला मैं केवल समझने के लिए उसका इक्वेशन लिखूँ तो 2H2O से क्या बनता है, 4H O2 बनता है, O2 बनता है, 4H प्लस बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे क्या होता है, 2H2O अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ से बन जाएगा H2 प्लस 2OH माइनस। दोनों के कंपेयर करने के लिए कि मैं इलेक्ट्रिसिटी इक्वल करूँ, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 4H2, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2H2, ये हो जाएगा 4OH माइनस। अब क्या हुआ कि जब मुझे 1 मोल O2 मिल रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करूँ तो मुझे 2 मोल क्या मिल रहा है, H2। तो हम एसटीपी कंडीशन पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये 1 लीटर मिल जाएगा तो ये 2 लीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि O2 मुझे 2.4 लीटर दिया है, तो उससे दुगना क्या हो जाएगा, H2, तो ये हो जाएगा 4.8 लीटर्स H2 मुझे मिलेगा। क्योंकि एसटीपी कंडीशन गिवन है इसलिए मोल से फाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर लीटर दे रखा है तो हम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 2.4 अगर ये मिलेगा तो इससे दुगना मोल H2 का मिल रहा है, यानी कि ये 2.4 लीटर है तो ये हो जाएगा 4.8 लीटर। ओके, तो आंसर बन जाएगा 4.8 लीटर। ओके, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात भी ख़त्म हो गई। अब बात करने जा रहे हैं हम ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट वन सवाल, द कंपाउंड X, उसका फॉर्मूला दे रखा है C3H8O, gives iodoform taste on oxidation with acidification, acidify K2Cr2O7, X give Y। X का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो Y में कन्वर्ट हो जाता है, और Y फिर से Y भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो कौन सा X होगा और कौन सा Y होगा वो मुझे निकालना है। तो देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कंडीशन हम बोलते हैं एनसीईआरटी से कि भैया टर्मिनल CH3 ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप की साइड में क्या होना चाहिए, टर्मिनल CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये कि टर्मिनल CH3 ग्रुप है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन हम ऐसा बोलते हैं फिर हमारे पास अगर कोई इस तरीके से अल्कोहल है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसके बाद में अगर CH3 प्रेजेंस है तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, तो एक बात हम ऑप्शन वाइज चेक करते जा रहे हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 में मुझे क्या दिया है, प्रोपेन 1 ऑल दे रखा है, तो प्रोपेन 1 ऑल में तो कोई ऐसी कंडीशन बन ही नहीं रही है कि जो कार्बन के पास OH प्रेजेंस है उसके पड़ोसी कार्बन CH3 हो, नहीं, वो तो मिथाइल ग्रुप नहीं है। ओके, और तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला नहीं है, पहली बात तो कैंसिल, पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड को देखते हैं, क्या है, CH3CH, इसके साथ जुड़ा है OH और फिर ये CH3। जी बिल्कुल, OH वाले कार्बन के पड़ोस में
और अड़ोस में दोनों साइड CH3 ग्रुप प्रेजेंस है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो मैं इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाऊँ NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करवा के, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा ये, फिर Na प्लस क्या फॉर्म होगा, आयोडोफॉर्म CH3, येलो PPT मिलेगा यहाँ से। ओके, तो पहली कंडीशन तो सही राह में जा रहे, तो ये हो जाएगा X और इससे क्या बना, ये Y। ऐसा है कंपाउंड X फ्रॉम फॉर्मूला C3H8O आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ऑक्सीडेशन विथ, ओके वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, तो ये बात अभी कंफर्म हुई कि ये भाई X के तौर पे ये है। अभी मुझे ऐसा बोला है ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7, तो इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ K2Cr2O7 से, तो K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करवाने से ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, तो ये हो जाएगा CH3COCH3। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा Y। अब Y यही है, वो कैसे हम बोल सकते हैं, फिर से इसका मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाऊँ NaOH और I2 के साथ। तो देखिए मैंने जो कंडीशन बोला था, कार्बोनिल के पड़ोस में CH3 प्रेजेंस होना चाहिए। कुछ कंडीशन और भी है, CH3 ग्रुप होगा प्रेजेंस फिर भी नहीं देगा, लेकिन वो हम मिल के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर CH3 प्रेजेंस है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और फिर से यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखिए X है वो भी आयोडोफॉर्म देता है, X का K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवा के जो Y बनता है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो हमारा आंसर मिल गया, X के तौर पे प्रोपेन 2 हो जाएगा और Y के तौर पे प्रोपेन नॉन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वन सवाल के बारे में देखते हैं हम, रेट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का रेट पूछा है, तो हाइड्रेशन के रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ से तो सीधा बोल सकते हैं जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन बनती है कि भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में चेक करूँ और हाइड्रेशन के बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन बनने जा रहा है, CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2CH3 हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ओके, थर्ड वन कंडीशन में क्या दे रखा है मुझे, थर्ड वन कंडीशन में मुझे यहाँ पे दे रखा है कि भाई यहाँ पे कार्बन प्रेजेंस है और उसके साथ पहले से एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH2 की जगह CH3 हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब देखो आप, ये जो भी कार्बोकेटाइन है वो सभी में स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये भी प्राइमरी है और सॉरी ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी के मामले में बात करें तो टर्शरी तो सबसे ज़्यादा होता है, अब सेकेंडरी। अब इन दोनों में इसमें मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप प्रेजेंस है और इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 सबसे ज़्यादा, 2 उससे कम और 1 उससे भी कम हो जाएगा। केवल और केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आंसर हमारे सामने निकल के आएगा ए। नेक्स्ट वन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ईथर कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी एक अल्काइल हैलाइड रहता है और दूसरा अल्कोक्साइड आयन बनाते हैं वो है। अब अगर अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी है तो वो बढ़िया तरीके से हमें ईथर सिंथेसिस करके देगा, लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी या सेकेंडरी हो जाएगा तो इजीली हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो अब कंडीशन ये
चाहे अभी तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सेकेंडरी और टर्शरी हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलने वाला। तो ये कंडीशन मुझे निकालनी है कि भाई इसमें से कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से बनने वाला प्रोडक्ट होगा। तो पहला है तो इसको मैं ऐसे कर दूँ कि इसमें से एक को अल्कोक्साइड बना दूँ और एक को अल्काइल हैलाइड बना दूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये हो जाएगा, मान लीजिए अल्कोक्साइड, और ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। तो ये भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो नॉट बी सिंथेसाइज। इससे जी बिल्कुल सही बात है, इससे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसमें अगर बात करें तो इसको मैं बना दूँ अल्कोक्साइड और इसको मैं बना दूँ अल्काइल हैलाइड, तो ये सेकेंडरी है, तो इससे भी हम नहीं बना सकते, ये भी बात सही है। और इसके बारे में बात करें तो ये तो कब बना होगा, जब हमारे पास एक हेलो एरिन होगा और दूसरा सोडियम फिनॉक्साइड होगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इजीली, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते और ईथर सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये सभी है कि जिसमें हम ईथर को विलियमसन सिंथेसिस के दौरान बना नहीं सकते। तो आंसर हो जाएगा नो नो दिस, क्योंकि इन सभी को हम नहीं बना सकते। कंडीशन ऐसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ईथर कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस किस टाइप से हम नहीं बना सकते, और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर है उसमें से किसी भी टाइप का हम नहीं बना सकते। तो ऐसे वास्तव के तौर पे ऐसा होना चाहिए, ऑल अबोव होना चाहिए, ऑल अबोव होना चाहिए। ये जो सभी तरीके के हैं उसमें से हम नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट वन 84 नंबर का सवाल हो जाएगा। हमें दिया है मिथॉक्सीबेंजीन, और मिथॉक्सीबेंजीन का मुझे रिएक्शन करवाना है HBr के साथ, एक्वस HBr के साथ, और मुझे ए प्रोडक्ट मिल रहा है और मुझे बी प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों की दोनों प्रोडक्ट हेलोजन कंपाउंड होने चाहिए, ऐसा हमें बोला है। ओके, वरना तो हम क्या बोलते हैं कि भैया चलो जो ईथर है उसका रिएक्शन अगर हम HBr से करवाएं तो ऐसा हो सकता है कि O और CA3 के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक कर दो, इसके H जोड़ दो और इसके साथ Br जोड़ दो, तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा CA3Br। अब क्या ये अल्कोहल फिर से HBr के साथ रिएक्शन करके ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या यहाँ Br जुड़ सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना भी अल्काइल हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा? CA3Br का ही बनेगा। चाहे मैं A B C D सब लिखूँ तो सभी जगह क्या मिलेगा मुझे? CA3Br 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 ही मिलने वाला है। ओके, तो ये कंडीशन में जो भी हेलोजन कंपाउंड A B C D चाहे मैं जितना भी लिखूँ, आप समझ रहे हैं, वो सभी के सभी क्या मिलने वाला है मुझे? CA3Br ही मिलने वाला है, दूसरा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन सवाल 85 नंबर का सवाल है, उसमें देख लेते हैं हम। 85 नंबर के सवाल में क्या बोला है? द डिस्क्लाइंडिंग ऑर्डर ऑफ KB वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो भी मुझे कंपाउंड दिए गए हैं उनके मुझे KB के वैल्यू से मुझे उसको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे उसको अरेंज करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा सहारा कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस थियरी का भी ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं इजीली इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं बोलूँ तो समझ सकता हूँ मैं इसको इजीली। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास फिनॉल है, अगर हमारे पास फिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और मेटा नाइट्रोफिनॉल है, तो उसमें हम के का वैल्यू देखें, के का वैल्यू देखें हम, तो ये हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का सबसे ज़्यादा, ऑर्थो का उससे कम, मेटा का उससे कम, और फिनॉल का एसिडिक नेचर उससे भी कम हो जाएगा। ओके, ये किसका वैल्यू है? के का। तो अब मैं के बी के बारे में बात करूँ तो के बी क्या हो जाएगा? इससे इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो के बी कंडीशन क्या हो जाएगी? फिनॉल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिनॉल का के बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया है उसमें थोड़ा बहुत चेंज दिया है। ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं।
थोड़ा विस्तृत जानकारी देना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे क्या फर्स्ट वन जो मुझे दिया है ना, वो फिनॉल से मुझे फिनॉक्साइड आयन बना के दिया है। दूसरा जो कंपाउंड है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड है। तीसरा जो यहाँ पे गिवन है वो है मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड। और जो चौथा जो मुझे गिवन है यहाँ पे वो है पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। ओके, अब आप समझो कि अगर ये कहाँ से बना, तो फिनॉल से। ये बना कहाँ से, तो ये बना है फिनॉल से। ये भी बना है फिनॉल से, ये भी बना है फिनॉल से, और ये भी बना है फिनॉल से। अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ फिनॉल से, मतलब फिनॉल बना के उसकी एसिडिक नेचर के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक हो जाएगा, राइट। यानी कि उसका केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो उससे बनने वाला जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस, वो सबसे वीक हो जाएगा। और सबसे वीक होगा तो उसका केबी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑर्डर पता कर सकते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, तो फिनॉल का। देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा केबी का वैल्यू किसका हो जाएगा, कि जिसका एसिडिक नेचर सबसे कम है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन में वहाँ पर दिया है, तो ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन भी यहाँ पे लिख दूँ, ये बी, ये सी दे रखा है, और ये डी दे रखा है, डी दे रखा है इस तरीके से। तो देखिए सबसे ज़्यादा केबी का वैल्यू किसका, जो वीक एसिड है उसका बेस, कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका केबी ज़्यादा होगा। तो मैं उससे उल्टा बोलूँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेटेड बेस वीक होगा, और वीक होगा तो केबी सबसे कम होगा। तो पैरा का केबी सबसे कम होगा लेकिन के सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फिनॉल का केबी सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटा का, उससे कम हो जाएगा ऑर्थो का, और सबसे कम हो जाएगा पैरा का। तो ये आंसर बन जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी, फिर बी, और फिर हो जाएगा डी। तो ये आंसर हमारा बनेगा ये बॉम्बे। नेक्स्ट वन, सवाल के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन सवाल है, उसमें मुझे दिया है कि Cl का मुझे एडिशन करवाना है OH के साथ, सॉरी एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन करवाना है OH के साथ। तो दोनों तरफ एरोमेटिक बेंजीन रिंग दे रखा है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समझूँ कि यहाँ पे जो Cl है वो हटेगा, तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होने के लिए, ये तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, वो स्टेबल होने के लिए इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन किस तरफ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर जाके वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो OCH3 यानी कि ये +M वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके बेंजाइलिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। ओके, और ये नाइट्रो ग्रुप है जो -M इफेक्ट दिखाता है, तो इसकी बेंजाइलिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसको तो क्या होना है, स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब। तो ये यहाँ से स्टेबल होने के लिए यहाँ चला जाएगा, और हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ से ऐसा बन जाएगा, ये फिनाइल है, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दूँ, और ये भी क्या है, फिनाइल। इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो। इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है,
OCH3, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके या वहाँ पर चला गया तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब OH माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है वो एम इफेक्ट के आधार पे मैं इसका आंसर बना सकता हूँ। तो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है वो बॉम्बे हो जाएगा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वन, 87 नंबर का सवाल। 87 नंबर के सवाल में मुझे क्या दिया है, असर्शन और रीजन दिया है। पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा है? जी बिल्कुल ज़्यादा होता है। क्यों? इसके पीछे का बहुत बढ़िया रीज़न हम बोलते हैं कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मैं अगर बताऊँ ड्रॉ करके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इसकी वजह से यहाँ से इजीली H प्लस लीव नहीं हो पाता, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। जहाँ तक पैरा की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसकी वजह से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंट्रा की कंपेयर में कम होता है, इसीलिए यहाँ से इजीली H प्लस रिमूव हो सकता है। ये H प्लस ईजिली रिमूव हो सकता है, लेकिन यहाँ से H प्लस ईजिली रिमूव नहीं होता, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर कम होगा और पैरा का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। रीज़न हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो पहला जो असर्शन है वो तो सही है और रीज़न में भी दिया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक ऑर्थो आइसोमर वीक एसिड पैरा। जी हाँ, बिल्कुल दोनों बात असर्शन सही है और रीज़न भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन, एट द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में एक रिएक्शन दिया है हमें यहाँ पर कि मेरे पास है मिथॉक्सीबेंजीन, एक मुझे दिया है मिथॉक्सीबेंजीन और एक मुझे दिया है साइक्लोहेक्सेन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और इन दोनों का X मोल HI के साथ रिएक्शन करवाना है और इसका Y मोल HI के साथ रिएक्शन करवाना है। तो इस रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि कुछ हद तक ऐसा होता है कि फर्स्ट वन रिएक्शन होके एक अल्काइल हैलाइड बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। अगर फिनॉल बनने जा रहा है तो फिनॉल बनेगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसे X मिलेगा, इसे H मिलेगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा CH3X। अब फर्दर HI इसके साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना मोल यूज़ हुआ, 1 मोल। ओके, यहाँ पर अगर बात करें अब फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं होगा उसके बारे में आप सब जानते हैं। ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे वो H बनेगा और फिर CH3X बनेगा। अब फिर से ये HX के साथ रिएक्शन करके ये H प्लस अटैक करेगा इस पर, तो यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ये दूसरा मोल भी रिएक्शन करके यहाँ पे X जुड़ जाएगा, यानी कि एक मोल यहाँ रिएक्शन करता है, दूसरा यहाँ करता है। तो Y के तौर पे हम 2 मोल का यूज़ करते हैं, X के तौर पे हम 1 मोल का यूज़ करते हैं, दोनों का सम मिलाए तो ये हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट वन सवाल है, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये भी रिएक्शन जो दे रखी है उसमें क्या है कि मुझे एक एल्कीन वाला ग्रुप OH के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और उसका मुझे डिहाइड्रेशन करवाना है वास्तविक तौर पे। तो ओके, तो मैं पहले समझूँ कि कहाँ पर H प्लस अटैक करेगा और वहीं से हम आंसर फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे सीधे तौर पे रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगा, ये OH है, ये अल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो H प्लस है। ओके, अब क्या H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये लोन पेयर पर अटैक करेगा। ओके, लेकिन एक कंडीशन तो ऐसी है कि लोन पेयर पे भी अटैक कर सकता है और दूसरा ये अल्किन पर भी अटैक कर सकता है। तो पहली कंडीशन के लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे नहीं, वो तो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, तो ये तो डी लोकलाइज मान सकते हैं हम। तो H प्लस क्या पसंद करेगा? इस अल्किन पर अटैक करना। यहाँ पर अटैक करके क्या करेगा? ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से तो फॉर्म हो जाएगा CH3, H प्लस आने से ये CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो एक स्टेप खत्म होने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ये OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और ये प्लस होगा। अब ये प्लस H प्लस है, मतलब ये कार्बोकेटाइन बन गया, उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे। तो अब क्या कंडीशन बन के सामने आएगी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ये H प्लस निकलने से स्टेबल हो जाएगा। तो लास्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन को, तो प्लस बनेगा, लेकिन प्लस बनने से यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है E। क्लियर? ओके, लास्ट वन सवाल 19 नंबर का, उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा बहुत। इसमें रिंग एक्सपेंशन करना भी ज़रूरी हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। ये भी वास्तव में तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये H प्लस है, पहला सवाल कहाँ पर अटैक करने वाला है? इस OH पे अटैक करे या इस OH पे अटैक करे? अब थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इस रिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेरेटिव टू 5 मेंबर रिंग के, तो ये OH पर अटैक करेगा। तो अब क्या कंडीशन होने जा रही है, किस रिंग पे अटैक करने से कौन सा रिंग एक्सपेंड करने वाला है, उसके बारे में हम समझे मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से दिया है कि एक 4 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। H प्लस ने सीधा अटैक कर दिया ऑक्सीजन पे, तो ये हो जाएगा H2O प्लस और H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के सामने आने वाला है वो तो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 4 मेंबर रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है और ये OH है। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा? इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये रिंग यहाँ से एक्सपेंड होगा और ये बॉन्ड जो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो अब यहाँ से क्या फॉर्म कन्वर्ट होने जा रहा है? अब थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, वो तो बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो 4 मेंबर रिंग है इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सीधा इसके साथ बॉन्ड में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। और ये कार्बोकेटाइन तो बहुत बढ़िया स्टेबल है क्योंकि उसके पड़ोस में क्या है? लल्ला लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और फिर ये प्लस हो जाएगा तो H प्लस वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये भी 5 मेंबर रिंग और ये भी 5 मेंबर रिंग। इसको मैं थोड़ा इजीली ड्रॉ कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग भी है और ये भी 5 मेंबर रिंग ही है। फिर ये 4 मेंबर हो जा रहा है, 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक ठाक ही है। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। क्लियर। लास्ट वन जो सवाल है उसका आंसर बनने जा रहा है वो हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर। चलो, सभी सवाल में अच्छी तरीके से मालूम पड़ा होगा। धन्यवाद।